अस्सलाम वालेकुम। बायोकेमिस्ट्री सत्यनारायण बुक से हम लोग जो है कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म वाला टॉपिक चैप्टर पढ़ रहे हैं। तो टॉपिक जो है दैट इज़ कन्वर्जन ऑफ पायरुवेट टू लैक्टेट। ठीक है, हम लोगों ने इससे पहले ग्लाइकोलाइसिस पढ़ी थी जिसमें पायरुवेट की फॉर्मेशन करवाई थी। तो मैं आपको जल्दी बताती जाती हूँ इसमें क्या होता है। लेकिन पायरुवेट जो है रेस्पिरेशन का प्रोसेस पूरा का पूरा वो एरोबिक कंडीशंस के अंदर अगर होगा, ऑक्सीजन होगी तो उससे जो है आगे चल के पायरुवेट से लिंक रिएक्शन होना है। लिंक रिएक्शन जिसके अंदर एसिटाइल कोएंजाइम में बनेगा और फिर क्रेब्स साइकिल चलेगी माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, लेकिन अगर ऑक्सीजन नहीं है तो उस सूरत के अंदर क्या होता है कि पायरुवेट जो है वो एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट होने के बजाय लैक्टेट में कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो ये होता है ये है कि पायरुविक एसिड जो है ना वो रिड्यूस होता है लैक्टेट के अंदर। ठीक है, रिड्यूस होगा बाय द हेल्प ऑफ NADH। तो ये यहाँ पर दिया हुआ है पायरुवेट है, पायरुवेट कन्वर्ट हो रहा है लैक्टेट के अंदर बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम लैक्टेट डिहाइड्रोजनेस। ठीक है, और यहाँ पर यूज़ होता है NADH जो है कन्वर्ट होता है NAD के अंदर, तो यानी कि पायरुवेट जो है वो रिड्यूस हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर बुक में एक डिटेल दी हुई है कि लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज है उसका एक कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर होता है, यानी कि वो ऑक्सीमेट से इनहिबिट हो जाता है। तो कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन होती है, ऑक्सीमेट इसको इनहिबिट कर देता है। और दूसरी बात ये कि जो ये NADH है ना, ये याद कीजिए कि हम लोगों ने ना ग्लाइकोलाइसिस के अंदर जो स्टेप था ग्लाइसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट कन्वर्ट होता था 1,3-बाइफॉस्फोग्लिसरेट में, ये बिल्कुल ये रहा। इस स्टेप में NAD जो है वो NADH के ना कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो ये वाला जो NADH बना था जिससे हमने आगे चल के ATP बनवानी थी, तो एनारोबिक रेस्पिरेशन के अंदर जब ऑक्सीजन नहीं होती ये NADH यूज़ हो जाता है और इस वजह से इससे किसी भी किस्म की एनर्जी नहीं बनती, तभी एनारोबिक रेस्पिरेशन में कम ATP बनती हैं। वही ATP जो सिर्फ ग्लाइकोलाइसिस में होती है, जो कि एनर्जेटिक्स हम आगे पढ़ेंगे कि कितनी बनती हैं। ठीक है, तो ये NADH यूज़ हो जाता है। ठीक है, ये NADH जो है ये यूज़ हो गया। खैर, तो यहाँ पर ना यही सब कुछ बताया हुआ है इस पैरा के अंदर। उसके बाद ये बताया हुआ है कि जो ग्लाइकोलाइसिस है ना, मसल्स स्केलेटल मसल वगैरह होते हैं, वहाँ पर ग्लाइकोलाइसिस के जो है ना चलते रहना बहुत लाजमी होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे कंसिस्टेंटली एनर्जी की ज़रूरत होती है। फॉर एग्जांपल कंडीशंस में जैसे है कि एक्सरसाइज वगैरह बंदा कर रहा है तो उस वक्त के अंदर तो एनर्जी बहुत चाहिए होगी। तो ऐसे केसेस के अंदर ना ऑक्सीजन तो नहीं आ पाती बॉडी के अंदर, लेकिन जो है ग्लाइकोलाइसिस होती रहती है और उससे एनर्जी बनती रहती है, और वो एनर्जी जो है फिर वो उस दरम्यान में यानी कि एक्सरसाइज वगैरह के अंदर हेल्प करती है। अब ये बताया हुआ है कि राइजोसाइट होता है ना, वहाँ पर क्या होता है कि वहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, तो इस वजह से वहाँ पर कंप्लीट एरोबिक रेस्पिरेशन नहीं होती। तो वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ राइजोसाइट में ग्लाइकोलाइसिस होती है। लेकिन ऐसा होता है कि ग्लाइकोलाइसिस में कुछ एनर्जी बनी, ठीक है, फिर वो ग्लाइकोलाइसिस से उनके बाद लिंक रिएक्शन होता है। लिंक रिएक्शन के बाद क्रेब्स साइकिल होती है। क्रेब्स साइकिल के अंदर ढेर ATP बनती है, यानी बहुत एनर्जी बनती है। तो अब वो सेल जहाँ पर के माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है वहाँ पर एनर्जी ढेर कैसे बनेगी, और वहाँ पर एनर्जी चाहिए होगी। तो वहाँ पर ग्लाइकोलाइसिस बेचारा जो है ये जो अपनी इसमें जो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन पे ATP बनती है, तो वही ATP जो है वो यूज़ होती है। तो इराइसोसाइट के अंदर ग्लाइकोलाइसिस से एनर्जी बनती है, और उसके अलावा पायरुवेट इसमें ये होता है कि पायरुवेट कन्वर्ट होता है लैक्टेट में, तो लैक्टेट यहाँ बनता है क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता। और उसके अलावा ब्रेन रेटिना वगैरह जो है, स्कन रेनल मेड्यूला वगैरह, यहाँ पर जो है ना मोस्ट ऑफ द एनर्जी ग्लाइकोलाइसिस से होती है, मतलब ग्लाइकोलाइसिस इंस्टेंट सोर्स है। फिर लैक्टिक एसिडोसिस लिखा हुआ है। लैक्टिक एसिडोसिस का मतलब ये है कि अगर लैक्टिक एसिड बढ़ जाता है बॉडी के अंदर। अब लैक्टिक एसिड बनता है, हम पता है लैक्टेट की फॉर्मेशन होती है एनारोबिक रेस्पिरेशन के अंदर। ठीक है, तो लैक्टेट जो है वो कब बढ़ता है, तब दो सूरत हो सकती है ना इसकी। एक ये हो सकता है कि या तो ये बॉडी में बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है तो प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है, या फिर उसके अलावा जो इसकी यूटिलाइजेशन है, ठीक है, वो यूटिलाइजेशन कम हो रही है तो इस वजह से जमा हो रहा है। अब 4 to 15 मिलीग्राम पर डेसीलीटर प्लाज्मा लेवल नॉर्मल होता है इसका, और अगर इससे ये एक्सीड कर जाएगा तो लैक्टिक एसिडोसिस कंडीशन हो जाएगी। माइल्ड फॉर्म्स यानी थोड़ा बहुत जब लैक्टिक एसिडोसिस की कंडीशन होती है वो एक्सरसाइज के अंदर होती है, जब बंदा एक्सरसाइज कर रहा है तब लैक्टिक एसिड बढ़ा होगा। उसके अलावा शॉक है, रेस्पिरेटरी डिजीजेज समझ सकते हैं हम लोग। रेस्पिरेटरी डिजीज़ के अंदर ये होता है कि भाई ऑक्सीजन ठीक से आ ही नहीं पाएगी, तो फिर वो एरोबिक रेस्पिरेशन नहीं होगी, तो लैक्टिक एसिडोसिस हो जाएगा। कैंसर, लो पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज एक्टिविटी जो पायरुवेट को कन्वर्ट करता है एसिटाइल कोएंजाइम में, तो पायरुवेट जब एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट नहीं होगा तो ये किसमें कन्वर्ट होगा, ये होगा लैक्टेट के अंदर। तो इस तरीके से ये रीजंस दिए हुए हैं। लेकिन माइल्ड फार्म्स होती हैं जो कि लाइफ थ्रेटनिंग नहीं होती, पर सेवियर फार्म्स जो हैं वो मायोकार्डियल इन्फॉक्शन, ठीक है, हार्ट सही से पंप नहीं कर रहा ब्लड को तो वो ऑक्सीजनेट नहीं हो रहा है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, फिर वही ऑक्सीजन ना होने का मसला, फिर इसके अलावा अनकंट्रोलेबल हेमरेज वगैरह, इन कंडीशंस के अंदर लैक्टिक एसिडोसिस है वो क्या होता है कि वो बहुत खतरनाक हो सकती हैं। ठीक है, और उसके अलावा जो है ये एक और चीज़ यहाँ पे बताई हुई है कि मतलब इन कंडीशंस के अंदर जो है ऑक्सीजन वो टिश्यूज तक ठीक से नहीं पहुँच पाती, ATP की रिडक्शन हो जाती है। ठीक है, तो ये जो है इवन लीड टू डेथ, तो डेथ भी हो सकती है। फिर ऑक्सीजन डेथ
टर्म यूज़ यहाँ पे रेफर किया हुआ है। इसका मतलब ये होता है कि अगर एक बंदा है उसको लैक्टिक एसिडोसिस हो गई है तो दैट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जो कि उसको बंदे को उस पेशेंट को उस कंडीशन से रिकवर करने में रिक्वायर्ड होगा ऑक्सीजन का। तो ऑक्सीजन का वो अमाउंट जो कि लैक्टिक एसिडोसिस की कंडीशन से पेशेंट को रिकवर करने में हेल्प करता है, दैट इज ऑक्सीजन डेट। ठीक है, और जो है ना ये है कि क्लिनिकल प्रैक्टिस के अंदर हम लोग प्लाज्मा की लैक्टिक एसिड लेवल को मेजर करते हैं और उस हिसाब से फिर उसका ऑक्सीजन डेट बताते हैं, मॉनिटर वगैरह किया जाता है। अच्छा, फिर उसके बाद जो टॉपिक है दैट इज़ प्रोडक्शन ऑफ एटीपी इन ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है, एटीपी कितनी बनी है ग्लाइकोलाइसिस के अंदर, तो हम लोग नेट की बात करेंगे। यहाँ पे बताया हुआ है कि एनारोबिक कंडीशन में 2 एटीपी बनती है और एरोबिक कंडीशन के अंदर 7 एटीपी बनती है। ठीक है, अब ये कैसे बनती है ये मैं आपको यहाँ थोड़ा बताती हूँ कि हमने ना देखिए यहाँ पर एक एटीपी इन्वेस्ट की थी और यहाँ पर दूसरी एटीपी इन्वेस्ट की, तो हमने टोटल 2 एटीपी की इन्वेस्टमेंट की थी। फिर क्या हुआ कि यहाँ पर जो है 2 मॉलिक्यूल आए थे ग्लाइसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट की। ठीक है, तो 2 ने 2 NADH बनाए थे। अब एक NADH से ना 2.5 एटीपी बनते हैं। ठीक है, 1 जो है वो बराबर होता है, एक तो मेरा पेन भी काम नहीं कर रहा, 2.5 एटीपी के। ठीक है, तो 2 से कितने बनेंगे, 5 एटीपी बन जाएंगी। ठीक है, तो अब हमें जब इस स्प्लिटिंग फेज़ के बाद अब एनर्जी जनरेशन फेज़ है उसमें हमें पहले 2.5 और फिर 2 मॉलिक्यूल थे तो 5 एटीपी के बराबर हो जाएंगे। 5 एटीपी हमें NADH ने दे दिए और उसके अलावा जो है यहाँ पर एक एटीपी बनी, तो ये 6 एटीपी हो गई, बल्कि 2 बनेंगी ना एटीपी की, क्योंकि अब सारे मॉलिक्यूल 2 होंगे, हर चीज़ को हम डबल करते जाएंगे। तो ये 2 एटीपी, तो ये 5 यहाँ बनी थी, यहाँ 2 बनी तो 7 बन गई, और एक बिल्कुल लास्ट में यहाँ बनती है फॉस्फोइनोल पायरुवेट से 2 एटीपी, तो टोटल 9 एटीपी बन गई। ठीक है, 5 बनी NADH से, 2 बनी यहाँ पर इस लेवल पे फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज से, और 2 बनी फॉस्फोइनोल पायरुवेट वाले लेवल पे। ठीक है, तो टोटल 9 एटीपी बन गई। तो 9 में से 2 तो हमने इन्वेस्ट की थी ना, तो 2 को निकाल देंगे हम लोग, बाकी 7 एटीपी बनी। ठीक है, अब दूसरी बात ये कि ये एरोबिक कंडीशन में अगर ऑक्सीजन होगी, और अगर एनारोबिक कंडीशन होगी तो उसमें हमें पता है कि पायरुवेट से बनता है लैक्टेट, तो लैक्टेट में NADH तो यूज़ हो जाता है। तो जब लैक्टेट के अंदर NADH यूज़ होगा तो फिर ये NADH से जो 5 एटीपी बन रही थी इनको तो हम निकाल देंगे ना, साइड लाइन कर देंगे। ठीक है, तो जब 7 में से 5 निकल गई तो सिर्फ 2 एटीपी बची, तो 2 एटीपी बनेगी एनारोबिक कंडीशन में और 7 बनेगी एरोबिक कंडीशन में। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया हो ये 2 एटीपी एनारोबिक कंडीशन में, 7 एटीपी एरोबिक कंडीशन में। ठीक है, और तब जब मेलेट शटल यूज़ हो रही है। ठीक है, तो मेलेट से जो है वो बनती हैं 7 एटीपी, और वहीं पर अगर जो है ग्लाइसरोल फॉस्फेट शटल जो है अगर वो यूज़ कर रहे हैं तो उससे फिर जो है 1.5, 1.5, 3 और 2 तो 5 एटीपी बनेगी। वो कैसे बनती है वो मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, अब है कि ये बताया हुआ है कि अगर ग्लाइकोलाइसिस जो है ना ग्लाइकोजन से अगर होगी ना तो 1 एटीपी इजाफी बनेगी। ठीक है, क्यों 1 एटीपी इजाफी बनेगी, क्यों? क्योंकि पहले हम लोग क्या करते हैं कि ग्लूकोज को पहले ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट करवाते हैं, जहाँ पर 1 एटीपी हम लोग इन्वेस्ट करते हैं। पर जब ग्लाइकोजन से जो है ग्लाइकोलाइसिस हो रही होती है ना, तो ग्लाइकोजन टूटता है तो ग्लाइकोजन ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में टूटता है, तो हमें ऑलरेडी ग्लूकोज 6 फॉस्फेट मिला हुआ होता है, जिसके अंदर हमें 1 एटीपी की इन्वेस्टमेंट नहीं करनी पड़ती, तो वो एटीपी तो बच गई ना हमारी, तो तभी इसलिए 1 एटीपी हमें इजाफी मिलती है। ठीक है, तो ये बताया हुआ है कि एटीपी कंज्यूम नहीं होती, क्योंकि ग्लूकोज जो है वो ग्लूकोज 1 फॉस्फेट और देन फिर म्यूटेज की हेल्प के जरिए ये 1 फॉस्फेट 6 फॉस्फेट बन जाता है। ठीक है, तो 6 फॉस्फेट हमें मिलता है, तो 1 एटीपी बच जाती है हमारी। ठीक हो गया, तो एरोबिक के अंदर 8 एटीपी मिलेगी और एनारोबिक के अंदर 3 एटीपी मिलेगी, यानी 1 इजाफी हो जाएगी। अच्छा, फिर उसके बाद है ग्लाइकोलाइसिस एंड शटल पाथवेज। तो सबसे पहले शटल पाथवेज क्या होता है ये समझ लेते हैं। देखें, ग्लाइकोलाइसिस है उसमें NADH बनता है। ठीक है, तो NADH जो है उससे आगे चल के इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर ATP की प्रोडक्शन होनी है। ठीक है, ऑक्सीडेशन होगी NADH की। तो होता ये है कि जो NADH होता है ना वो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के लिए इम्परमेबल होता है, तो जो है ना NADH जो है वो जा नहीं पाता माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ठीक है, तो ये होता है कि NADH को अंदर पहुंचाने के लिए माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन से क्रॉस करवाने के लिए, देन उसके बाद इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में, वहाँ तक पहुंचाने के लिए जो है ना शटल पाथवेज होते हैं। तो NAD जो है होता ये है कि 2 शटल पाथवे यूज़ करता है। ठीक है, एक होता है मेलेट एस्पार्टेट शटल और एक होता है ग्लाइसरोल फॉस्फेट शटल पाथवे, जो कि कन्वर्ट होता है मतलब होता ये है कि सिंपली ये होता है कि मेलेट जो है वो ऑक्सिलर स्टेट वो मेलेट में कन्वर्ट होता है साइटोसोल में। ठीक है, जहाँ ग्लाइकोलाइसिस होती है और बाय द कंजप्शन ऑफ NADH। ठीक है, NADH को कंज्यूम करता है, और फिर मेलेट जो होता है वो परमिएबल होता है टू इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, तो मेलेट क्रॉस करता है माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन को और अंदर जाके वापस कन्वर्ट होता है एस्पार्टेट के अंदर बाय द जनरेशन ऑफ NADH। ठीक है, तो मेलेट जब माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन को क्रॉस करेगा और एस्पार्टेट में कन्वर्ट होगा तो वापस से रीजनरेट करेगा NADH को। तो हम जब NADH को
रीजनरेट करेगा तो NADH से 2.5 ATP बनेगी। लेकिन ग्लाइसोल फॉस्फेट शटल पाथवे ना, उसमें ये होता है कि ग्लाइसोल फॉस्फेट जो है वो कंज्यूम तो NADH को कंज्यूम करता है, लेकिन डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट के अंदर ये कन्वर्ट होता है, ठीक है, कंज्यूम करके। लेकिन जब बाद में वापस रीजनरेशन की बारी आती है ना, तो ये NADH नहीं बनाता है, ये FADH बनाता है, FADH जिससे कि 1.5 ATP बनती है। तो ये शटल पाथवे होते हैं ग्लाइकोलाइसिस के, जिससे NADH जो है वो ऑक्सीडाइज होता है, ठीक है। तो अगर मेलेट एस्पार्टेट शटल के थ्रू NADH जा रहा है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर तो होगा 2.5 ATP की जनरेशन, और अगर ग्लाइसोल फॉस्फेट शटल पाथवे के थ्रू तो फिर 1.5 ATP होगी, ठीक है। इसकी डिटेल इतनी है नहीं तो हम इसको इतना नहीं पढ़ेंगे, बस सिर्फ पता होना चाहिए। कैंसर एंड ग्लाइकोलिसिस, तो इसका थोड़ा सा ये बताया हुआ है कि जब कैंसर सेल्स होते हैं ना, क्या होता है कि वो तादाद में बढ़ रहे हैं कैंसर सेल्स। अब कैंसर सेल्स तादाद में बढ़ रहे हैं तो उन्हें ग्लूकोज चाहिए, ग्लूकोज बहुत सारा वो लेने लग जाते हैं। उसके अलावा जो है उसमें ग्लाइकोलाइसिस ज़्यादा हो जाती है, तो ना इनको ना फिर वेस्कुलराइजेशन भी ज़्यादा चाहिए होती है। लेकिन ये होता है कि ये बहुत ज़्यादा अपने नंबर के अंदर इंक्रीज़ कर रहे हैं, तो ना जो वेसल्स होती है ना वो सबको तो सप्लाई नहीं कर पाएंगी ना, तो वेसल्स सेल के कंपेरिजन में कम हो जाती हैं, ठीक है। तो वेस्कुलराइजेशन कम हो जाती है। अब होता ये है कि जो है इतनी ज़्यादा जितनी वेसल्स कम होंगी अगर, तो वो वेस्कुलराइजेशन नहीं होगी तो ऑक्सीजन भी नहीं होगी, तो इसीलिए ना इनको प्रॉब्लम पेश आती है कि ये जो है एरोबिक रेस्पिरेशन नहीं कर पाते। तो ये क्या करते हैं कि कैंसर सेल्स जो होते हैं ना वो हाइपोक्सिया इंड्यूसिबल फैक्टर होता है, ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होता है। ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जो होता है हाइपोक्सिया इंड्यूसिबल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, उसकी मदद से सेल को कन्वर्ट करवाते हैं एनारोबिक के ऊपर, ठीक है। बोलते हैं कि बस हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है और एनारोबिक रेस्पिरेशन पे शिफ्ट कर जाते हैं, ठीक है। तो अब ये एनारोबिक रेस्पिरेशन पे जैसे शिफ्ट करेंगे तो चलें इनका काम हो गया। लेकिन असल में मसला ये होता है कि इन्हें ना ऑक्सीजन मतलब रेस्पिरेशन तो हो रही है, लेकिन उसके साथ साथ इन्हें वेस्कुलराइजेशन भी चाहिए, पर वेसल्स तो नहीं है ना, तो वेसल्स नहीं है तो फिर वेस्कुलराइजेशन की वजह से फिर जो है इनका काम ख़राब हो जाता है, तो ये ग्रो नहीं कर पाते क्योंकि प्रॉपर वेस्कुलराइजेशन नहीं होती। तो जो ये बताया हुआ है कि जो ड्रग्स होते हैं जो कि कैंसर को ट्रीट करते हैं, उनका एक काम ये होता है कि ये ना वेस्कुलराइजेशन को इनहेबिट करते हैं, ठीक है। तो ये ट्यूमर की वेस्कुलराइजेशन को इनहेबिट कर देंगे, तो इस वजह से फिर वो उसकी ग्रोथ नहीं होगी। फिर ये वाला इरिवर्सिबल स्टेप है, ये मैं आपको बाद में बताती हूँ, ठीक है, क्योंकि ये ना ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है। बस मैं सोच रही थी कि छोटे छोटे जो यहाँ पे पैरास दिए हुए हैं ना उनको मैं पहले कवर करवाती रहूँ। जैसे ये दिया हुआ है यहाँ पर, हाँ यहाँ पर दिया हुआ है पास्चर इफेक्ट दिया हुआ है, क्रैबट्री इफेक्ट दिया हुआ है, तो पहले ये इफेक्ट करवा लेती हूँ मैं, फिर उसके बाद मैं आपको समझाऊंगी। देखें पास्चर इफेक्ट दिया हुआ है, पास्चर इफेक्ट का मतलब क्या होता है। देखें ये हुआ कि ये ना कोई इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है नहीं, लेकिन लिखी हुई है तो हम पढ़ लेते हैं। लुइस पास्चर साइंटिस्ट था, इसने देखा कि जो है ना एनारोबिक बैक्टीरिया थे, यीस्ट वगैरह थे, वो ना ग्रो कर रहे थे एनारोबिक कंडीशन में। तो इसने यह किया, उन्हें उठा के और ऑक्सीजन में लाकर रख दिया, मतलब एयर में लाकर रख दिया। तो इसने देखा कि वहाँ पर जो उनकी ग्लाइकोलाइसिस, जो एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस हो रही थी ना, वो कम हो गई है, ठीक है। तो अब एयर में रखने की वजह से ग्लाइकोलाइसिस का कम होना, यानी ग्लाइकोलाइसिस इनहेबिट होती है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो इसको कहते हैं हम लोग पास्चर इफेक्ट, क्योंकि पास्चर साहब ने ये सब देखा था। तो पास्चर ने ये देखा कि एयर में रखने की वजह से जो है इनकी ग्लूकोज को जो है ना ग्लूकोज यूटिलाइजेशन वो 7 टाइम्स डिक्रीज़ कर गई है, यानी कि अभी ग्लाइकोलाइसिस नहीं कर रहे एयर में रखने की वजह से। तो वजह क्या हुई, वजह ये हुई कि जब एयर में रखने की वजह से एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस हुई ना, तो एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस के नतीजे में सिट्रेट और ATP बना, यानी ATP बनी बहुत सारी, और उसके अलावा सिट्रेट बनता है जो कि क्रैब साइकिल में जाता है, ठीक है। तो सिट्रेट और ATP बना, जिन्होंने क्या किया कि एंजाइम था फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज, इस एंजाइम को कर दिया इनहेबिट, यानी ये दोनों जो होते हैं ये इस एंजाइम के होते हैं इनहेबिटर्स, जो हमारा रेगुलेटरी एंजाइम होता है, और इस वजह से ग्लाइकोलाइसिस आगे चल नहीं पाती। तो इसी वजह से ग्लूकोज की यूटिलाइजेशन कम हो रही है क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस ही नहीं हो रही। तो ये पास्चर इफेक्ट के अंदर बताया हुआ था। फिर क्रैबट्री इफेक्ट बताया हुआ है, तो क्रैबट्री इफेक्ट जो है वो अपोजिट है पास्चर इफेक्ट का। इसके अंदर ये बताया हुआ है कि ऑक्सीजन कंजप्शन होती है ना, देखें उसमें क्या था कि ऑक्सीजन के अंदर रखने की वजह से ग्लाइकोलाइसिस कम हो रही थी, ठीक है। अब इसमें यह है कि ग्लूकोज के ज़्यादा डालने की वजह से ऑक्सीजन कंजप्शन कम हो जाएगी। एडिशन ऑफ ग्लूकोज जो है वो क्या करेगा, ऑक्सीजन कंजप्शन को क्या करेगा कि फिनोमिनन ऑफ इनहेबिशन ऑफ ऑक्सीजन कंजप्शन, ऑक्सीजन की कंजप्शन कम हो जाएगी ग्लूकोज के ऐड करने से, ठीक है। अब ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इस वजह से हो रहा है कि जो है ना ये अपोजिट है, देखें पास्चर इफेक्ट के, ऐसा इस वजह से हो रहा है क्योंकि देखें हमने ग्लूकोज ऐड किया, लेकिन ऑक्सीजन तो जितनी थी उतनी ही होगी ना, भले बेशक आप ग्लूकोज, यानी मैं से कहूँ कि 7 बंदे काम कर रहे हैं, लेकिन मैंने ना बहुत सारी मतलब ये है कि 7 बंदे 10 लकड़ियों के ऊपर जो है ना उनकी गट्ठे बना रहे हैं, तो वो आराम से बना रहे हैं, लेकिन जब मैंने बहुत सारी लकड़ियाँ डाल दी तो बंदे तो उतने ही है ना, तो लकड़ियाँ पड़ी रहेंगी। तो वैसे ग्लूकोज ज़्यादा डालने की वजह से सामान तो उतना ही रहेगा ना, जैसे ऑक्सीजन है, उसके अलावा NAD वगैरह, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट वगैरह, ये तो लिमिटेड होंगे ना, तो ये फिर क्या होगा कि ये तो सेल के पास नहीं होंगे, तो इस वजह से ग्लूकोज डलने की वजह से
फिर वो ऑक्सीजन भी कंज्यूम नहीं करेंगे क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस ही नहीं हो रही है। समझ के आप। फिर उसके बाद है ग्लाइकोलाइसिस इन डेंटल कैरीज। अच्छा, ये टॉपिक लिखा हुआ है, इसके अंदर ये बताया हुआ है कि पहले तो डेंटल कैरीज के बारे में बताया हुआ है कि डेंटल कैरीज क्या होती हैं। तो ये है कि हार्ड टीथ है ना, उसके जो है ना उसकी डीकैल्सिफिकेशन हो गई है, ठीक है। तो इनेमल जो कैल्सिफाइड था वो डीकैल्सिफाई हो गया है। किस वजह से? ऑर्गेनिक एसिड्स की वजह से, जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन ने रिलीज किया। तो बैक्टीरिया वगैरह कॉलोनी की डेवलपमेंट होती है अगर माउथ में, तो ये डीकैल्सिफिकेशन हो जाती है और कैरीज वगैरह हो जाती है, ठीक है। अब बताया हुआ है जैसे स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस या लैक्टोबैसिलस, ठीक है। अब ये बताया हुआ है कि ये क्या होता है कि ये बैक्टीरिया जो होते हैं ना, ये फर्मेंटेबल शुगर्स होती हैं, जैसे सक्रोज हो गया जो कि चॉकलेट्स के अंदर होती है, कैंडीज़ में, इनके ऊपर ना ये ग्रो करता है, ठीक है। ऑप्टिमम ग्रोथ इसकी इन फर्मेंटेबल शुगर्स जो होती हैं, जैसे सक्रोज वगैरह है जिनकी फर्मेंटेशन हो सकती है, तो ना ये उनके ऊपर ग्रो करता है अच्छे तरीके से। तो क्या होता है कि फिर जो है एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है, लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करता है, दूसरे एसिड्स वगैरह प्रोड्यूस होते हैं, जिसकी वजह से टूथ एनामल जो है और डेंटाइन जो है वो ख़राब हो जाते हैं। और जो है ना उनका हाइड्रोक्सी एपिटाइट मैट्रिक्स जो है टीथ का, वो क्या होता है कि वो कैविटी फॉर्मेशन हो जाती है, ठीक है। अब बताया हुआ है कि लो लेवल्स ऑफ फ्लोराइड जो होते हैं टूथपेस्ट के अंदर, उनको हम लोग यूज़ करते हैं क्यों? क्योंकि फ्लोराइड जो है वो हमने पढ़ा था कि इनहेबिटर होता है, फ्लोराइड इनहेबिटर होता है एंजाइम का, ठीक है। पायरुवेट काइनेज का इनहेबिटर होता है, सॉरी फॉस्फोइनोल पायरुवेट का इनहेबिटर होता है, ठीक है। और फिर क्या करता है ये कि ग्लाइकोलाइसिस को होने नहीं देगा। जब ग्लाइकोलाइसिस नहीं होगी तो लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन वगैरह नहीं होगी, ठीक है। तो क्या होगा कि रिड्यूस करेगा ग्लाइकोलाइसिस को, टूथ डिके वगैरह जो है उसको भी रिड्यूस कर देगा। तो फर्दर जो है ये क्या होता है कि ये यही करेगा कि फर्दर फ्लोराइड जो है वो इंटीग्रेट होगा टूथ के अंदर टू फॉर्म फ्लोरोएपिटाइट बनाएगा और रेजिस्टेंस होगी, मतलब ये एक शील्ड प्रोवाइड करेगा, और शील्ड प्रोवाइड करेगा तो फिर डीकैल्सिफिकेशन वगैरह नहीं होगी। तो जो फ्लोराइड होता है ना वो होता है फॉस्फोइनोल पायरुवेट कैटालाइज होता है बाय द एंजाइम इनोलेज, ठीक है। इनोलेज एंजाइम जो है वो यूज़ होता है। तो ये इनोलेज जो होता है ना, ये फ्लोराइड इसका इनहेबिटर होता है, इसको इनहेबिट करता है, तो ग्लाइकोलाइसिस नहीं होती, लैक्टिक एसिड नहीं बनता, और इस वजह से सारा प्रोसेस जो है वो रुक जाता है। बाकी हम लोग इंशाल्लाह बाद में पढ़ेंगे लेपापोर्ट ल्यूबेरिंग साइकिल।